नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज आपकी मुलाकात कराएंगे केंद्र सरकार में मंत्री से, जो यूपी की सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। बतौर संगठन मंत्री उन्होंने कई बार काम किया, संगठन में सक्रिय रहे, संघर्ष रहे, छात्र नेता से अब केंद्र में मंत्री तक का सफर है। और हम बात कर रहे हैं शिव प्रताप शुक्ला जी की। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो खास बात में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि अब आप केंद्र मंत्री में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश से लंबा संघर्ष रहा। सबसे पहले सर, आपके संघर्ष से ही बात शुरू करते हैं। आप एक बार मीसा के तहत जेल भी जा चुके हैं, छात्र जीवन आपका संघर्ष में रहा, उसके बाद आप लंबे समय तक संगठन में कार्य करते रहे और अब केंद्र तक पहुंचे हैं। कैसा रहा सफ़र, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सफ़र सब अच्छा होता है अगर ये सोचा जाए कि नहीं, जो संगठन करेगा वो ठीक ही करेगा। तो मैं महसूस करता हूँ कि छात्र नेता के रूप में संघर्ष की स्थिति रही, मीसाबंदी भी रहा, बाहर आया, फिर विद्यार्थी परिषद की वर्किंग रही, काम करता रहा। संगठन ने ही मुझे विधानसभा का टिकट दिया, पहली बार टिकट दिया, जीता, फिर 4 बार तक जीतता रहा, 5वीं बार हार भी गया और उसके बाद फिर मैं संगठन का काम करने लगा। संगठन को फिर जब ये लगा कि इनको कुछ और करना चाहिए तो उसने किया। हमारा पूरा जो भी दिया है वो संगठन की देन है। इस नाते मैं ये मान करके चलता हूँ कि संगठन पर सबको विश्वास करना चाहिए और निष्ठा रखनी चाहिए। वह रखेगा तो निश्चित रूप से राजनीतिक उन्नति एमएलए एमपी बनने में नहीं होती है। राजनीतिक उन्नति होती है कि संगठन और समाज के लिए कितने अच्छी तरह से जुट करके कार्य किया जाए, जो हमारा संगठन सिखाता भी है। और मुझे लगता है कि यही एक ऐसा ये था जिसको लेकर के मैं चल रहा हूँ। सर, आपके छात्र जीवन की बात की जाए, आपका परिवार संयुक्त परिवार रहा है शुरू से, जो हम लोगों को जानकारी है। आप लोगों का परिवार रहा। आप जब पढ़ने जाते थे तो क्या उम्मीदें थी आपकी या आपके पिताजी की, आपके परिवार की, कि आपको क्या बनाना चाहते थे और आपका अचानक से राजनीति की तरफ रुचि हो गई? देखो, परिवार के सब लोग मिलकर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो डॉक्टर तो जो वो बनाना चाहते नहीं बन पाया, लेकिन डॉक्टर बना। संगठन की नब्ज तो पहचानने की आई ना, तो डॉक्टर तो बन ही गया। लेकिन आप जब डॉक्टर नहीं बने और राजनीति में गए तो पिताजी का क्या रिएक्शन था? स्वाभाविक है, सबके अभिभावकों का रिएक्शन होता है। उनको यह नहीं अच्छा लगा कि वो हो, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरा विरोध किया, क्योंकि हम पूरी तौर पर उससे जुट करके काम करते थे। तो विरोध की स्थिति कभी नहीं रही। मन में भले अच्छा ना लगा हो कि भाई क्या चाहते थे, क्या और क्या हो गया, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि मुझसे किसी प्रकार के विरोध की बात कभी किसी ने भी किया हो। बतौर मंत्री बनने के बाद क्या रिएक्शन था घर में? देखो, मंत्री शब्द ही एक ऐसा है कि जिसमें चाहने वाले से लेकर के परिवार के लोग वो भी सुखी महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं कि नहीं भाई, चलिए बहुत बड़ी बात हो गई। हमारे परिवार में कोई राजनीतिक था ही नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं था। मेरे बड़े भाई साहब थे, वो जरूर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के वाइस चेयरमैन थे, लेकिन राजनीति एज ए सच पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति नहीं कुछ था। तो अच्छा ही लगा होगा, तभी तो फिर हम अपनी गति से चलते रहे और वो लोग आशीर्वाद देते रहे। अब संगठन की बात कर रहे थे, आपने सबसे ज़्यादा बताया कि संगठन बड़ी नींव होती है और संगठन में कार्य करना बड़ा मौका होता है। अब संगठन में काम करते रहे, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। अब क्या आगे की कार्य योजना और संगठन में किस तरीके से सामंजस्य बना के रखेंगे? नहीं, जब मैं अपने को ये मानता हूँ कि सब कुछ मुझे मेरे संगठन ने ही दिया, तो सामंजस्य क्या? संगठन जो तय करेगा वो मेरा। 2019 की लड़ाई की क्या तैयारी चल रही है? 2019 की लड़ाई बहुत बखूबी चलेगी और 2019 में मुझे लगता है आपकी बार से भी अधिक सीटें हम लोग प्राप्त करेंगे। सर, आएंगी। अब आप लोग दावा कर रहे हो 2019 में सीटें आएंगी। अब आप जिस विभाग में गए हो, सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप विपक्ष उसी पे लगा रहा है। जीएसटी, नोटबंदी को लेकर लगातार हमले हो रहे हैं।
तो आप किस तरीके से लगता है कि क्योंकि आपके यशवंत सिन्हा लगातार उस पर टिप्पणी करते रहे, अब तो वो भी चुप है। लेकिन टिप्पणी की और हमले बमबारी करके अब शांत है और डैमेज बहुत किया। कुल मिलाकर के स्थिति ये हुई कि भारत की आज भी जो अर्थव्यवस्था है उसको विश्व ने सराहा है और ये कहा कि भारत बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है। जीएसटी लागू हुई तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोगों ने उसको सराहा। जीएसटी जब सदनों में पास हुआ तो पूरे विपक्ष ने ये कहा कि हम एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं, सावधानियां बरतनी चाहिए, एक शब्द जरूर उन्होंने कहा था। हम सावधानी बरत रहे हैं। ज्यों ही हमें ये मालूम हो रहा है कि यहाँ सुधार किया जा सकता है, प्रधानमंत्री के निर्देश पर हम वो सब सुधार करते चले जा रहे हैं। और वित्त मंत्री भी बहुत अच्छा मिला है भाई, हर चीज़ को देख करके अरुण जेटली जी उसको करते चले जा रहे हैं। अभी देखिए ये लगा कि नहीं, जो पेनल्टी लगती है उसको वो करना चाहिए, पेनल्टी माफ़ कर दिया। उसके पहले ये लगा कि रिटर्न जो भरे जा रहे हैं, छोटे व्यापारियों को परेशानी हो रही है तो उनका मंथली रिटर्न की जगह क्वार्टरली रिटर्न कर दिया गया। हर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हमको ये लगता है कि इसका रेट कम करना चाहिए, इसका रेट कम करना चाहिए, उसको हम कम कर देते हैं, कम कर दिए हैं। तो प्रत्येक क्षण उसको हम ठीक करते जा रहे हैं। इस नाते विपक्ष के पास कहने को कुछ है नहीं। विपक्ष तो लगातार कह रहा है सर। अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने आज फिर ट्वीट किया जिस पर हंगामा उठा। उन्होंने कहा ICU में है और कम दिख नहीं रहा, दवा की ज़रूरत है। ये गब्बर सिंह टैक्स का जवाब अपनी सरल नीतियों के आधार पर दे दिया है और इस नाते मुझे लगता है कि ICU से ही राहुल गांधी साथ बोल भी रहे हैं। तो ICU में हम नहीं हैं, बल्कि ICU में वही लोग हैं। लेकिन ये गोबर सिंह टैक्स जो बोला, उसका जनता में कहीं इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर कहीं GST को लेकर अभी समझ की बात है, उस पर चुटकुले भी तमाम सोशल मीडिया पे बनने लगे। GST को लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने जो रखा, हालांकि बहुत ट्रांसपेरेंट रखा, आप लोगों ने तमाम चीज़ें समझाई, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काउंसिल्स बनाई, तमाम चीज़ें की, लेकिन अभी भी जनता में GST को लेकर कहीं उतनी जागरूकता नहीं आई है, वो समझ नहीं पाए। और बहुत ज़्यादा इकोनॉमी से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट है वो भी GST में कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिलता है सर। देखिए, बहुत छोटा देश है सिंगापुर, बहुत छोटा देश है, आपके लखनऊ के बराबर भी नहीं है। लेकिन GST जब वहाँ लागू किया गया तो पूरे 4 साल का समय लिया गया उसको जनता के नीचे स्तर तक लाने के लिए। हम तो 3 महीने में इतना कुछ कर डाले हैं और कुल मिलाकर के 125 करोड़ की आबादी है। हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। हम जानते हैं कि GST को भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके और भारत को आगे बढ़ाने की दृष्टि से लागू किया है। इस नाते छोटी छोटी बातों में घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। निश्चित रूप से GST देश की और देश की जनता के लिए हितकर सिद्ध होगी। आपने सिंगापुर का उदाहरण दिया है। सिंगापुर में जब GST आई थी तो 2 साल तक लगभग अस्थिरता रही थी मार्केट में, और ये कहा जाता है, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि GST जिस भी देश में लागू होती है उसमें 2 साल तक जो मार्केट होती है वो स्टेबल नहीं हो पाती, स्थिर नहीं हो पाती। और ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। हालांकि अब बैंकों में उछाल आया है, कल शेयर मार्केट में उछाल आया, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं मार्केट बहुत स्थिर हो गया है। आप रियल एस्टेट देखिए, कोई आपसे अब लोग कह रहे हैं, उम्मीद रखते थे कि GST के बाद सब कुछ ये हो जाएगा, लेकिन जनता शायद ये चीज़ को आप लोग पहुंचा नहीं पाए। क्या आप मानते हैं कि जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि 2 साल तक अस्थिरता रहती है GST लागू होने के बाद? GST लागू होने के समय भी पार्लियामेंट में भी वित्त मंत्री ने भी इस बात को कहा था कि हम GST को लागू कर रहे हैं, थोड़ी परेशानी आएगी। हाँ, वो 2 साल तक आती है, ये माना जाता है। हमने इस बात को छिपाया कहीं नहीं था। और हम कोई भी बात चुनाव को लेकर के नहीं करते हैं, राष्ट्र के विकास को लेकर के करते हैं। GST राष्ट्र के विकास के लिए हितकर है, इस नाते हमने कहा और जनता को धीरे धीरे उसको किया। जनता काफ़ी कुछ समझ चुकी है, आगे और अच्छी तरह से समझ लेगी।
सर इसी से जुड़ा एक सवाल और जीएसटी से। जीएसटी जब पता था कि आने वाले समय में दिक्कत आएगी, आपने जो बात बोली और उसी को हम दोहराना चाहेंगे। आपने बोला कि कोई चीज़ चुनाव से जोड़कर नहीं होती है, ये इस बात से साबित हो जाएगा। जीएसटी लाने के लिए आप लोग पहले भी ला सकते थे, 2014 के समय आते, ताकि अब 2019 के चुनाव के पहले मार्केट बहुत अच्छी हो जाती। क्या आपको लग रहा है राजनीतिक तौर पर कहीं ये चूक हुई है, जीएसटी बहुत देर में लागू करा पाए? नहीं, मुझे लगता है कि जब हम आए तो उसके बाद हमें अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन करना था, प्रशासन का भी अध्ययन करना था, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा उसका भी अध्ययन करना था। इतने दिन तक ऐसा नहीं है कि यूपीए नहीं चाहती थी, यूपीए भी चाहती थी जीएसटी लागू करना, लेकिन आप लोगों ने सहयोग नहीं किया था। नहीं, सुन लीजिए, वो भी चाहती थी, लेकिन जिस प्रकार से हम लागू किए उस प्रकार से नहीं करना चाह रही थी। हमने उसको उनके बरवेटम को नहीं लिया, बल्कि हमने देश के हित के लिए, जनता के हित दोनों को लेकर के किया, और तब उन्होंने फिर हमको समर्थन भी दिया। समर्थन देना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जीएसटी लागू हो रही थी तो देश के लिए लागू हो रही थी, देश के हित के लिए लागू हो रही थी। तो उस समय हम नहीं लागू कर सकते थे, क्योंकि हमें पूरी तौर पर समझना था। अब इस समय लागू किए हैं तो ये नहीं घबराहट है कि नहीं उससे हमारा कोई ये हो जाएगा। राष्ट्रहित में कभी भी वोट और राष्ट्रहित दोनों में जब देखा जाए तो राष्ट्रहित को देखना चाहिए। सर, अब आप वित्त मंत्री हैं और एक चीज़ ज़रूर जनता जानना चाहेगी आपसे। जब ये जीएसटी की प्लानिंग हो रही थी, बिल लागू हो गया था, जब जीएसटी लागू करने की अनाउंसमेंट हुई कि अब से जीएसटी लगेगी, तो उसके पहले की क्या तैयारियां थी, अगर थोड़ा सा बता सकें। आज मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि जीएसटी काउंसिल में कभी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री भी अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, कोई ये नहीं है कि हम ही वो रहे। हमने सबको मौका दिया है। बाद में सुशील मोदी जी करके आए, और सभी लोगों की बैठक क्रमवार बैठकें प्रत्येक महीने की चली हैं। और पिछली बैठक जो हमने किया है जीएसटी की, वो जीएसटी की 22वीं बैठक थी। अब आप सोच सकते हैं कि 22वीं बैठक मतलब एक महीने में एक बैठक, पिछले 22 महीनों से बैठक वो चल रही थी। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जीएसटी अनट्रेंडम ला दिया है। 22वीं बैठक के पहली बैठक जो थी और 22वीं बैठक के बीच में कई प्रदेशों के वित्त मंत्री जो है उस पर अपनी सहमति व्यक्त करते 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 पूरा पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो। कई बिजनेसमैन काफ़ी नाराज़ हुए जीएसटी आने के बाद से, कई जगह धरना प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, और ख़ासतौर से अगर ये स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाता और उनसे बात की जाती तो आपको नहीं लगता था कुछ बेहतर हो सकता था? सर, कहीं ये चूक दिखती है, क्योंकि जीएसटी में व्यापारी वर्ग जो आपके अगर राजनीतिक दृष्टि से कहा जाए वो आपका वोट बैंक भी बहुत बड़ा रहा है, वो कहीं अब नाराज़ हो रहा है, उसको साधने के लिए अब दूसरी पार्टियां भी लग गई हैं। मुझे लगता है कि वो सभी हमारे ही साथ रहेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहेंगे, क्योंकि उनको यह मालूम है कि दूसरी पार्टियां केवल वोट की राजनीति करती हैं और भारतीय जनता पार्टी व्यापारी हित, जनता हित, देश हित की बात करती है। बिल्कुल, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मंत्री जी से ये जरूर जानेंगे कि जीएसटी और नोटबंदी को लेकर जो विपक्ष हमलावर हो रहा है उस पर आगे की क्या कार्य योजना है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ हैं शिव प्रताप शुक्ला जी, वित्त मंत्री केंद्र सरकार। सर, आपसे जानना चाहेंगे एक चीज, जीएसटी, नोटबंदी, दो अर्थव्यवस्था को लेकर मुद्दा बना हुआ, जिस पर गोबर सिंह टैक्स लगा दिया, नोटबंदी पर तमाम चीजें होने लगी कि आरबीआई की एक रिपोर्ट को हवाला देकर लगातार हमले होने लगे विपक्ष के। सरकार के लिए क्या आपको लगता है कि नोटबंदी और जीएसटी 2019 के लिए एक मुद्दा हो सकता है? विपक्ष ये बातें इस नाते कह रहा है कि उसको गुजरात और हिमाचल का चुनाव दिखाई दे रहा है। वह गुजरात और हिमाचल के चुनाव में कि बीजेपी ने कर दिया है, वोट को बरगलाने का ये कर रहा है, और यह प्रयत्न उन्होंने कई बार किया है। मुझे लगता है कि अब की बार भी गुजरात 140 से ऊपर हम जाएंगे, और तब विपक्ष को ये लगेगा कि ये अनर्गल प्रलाप करने से उनके कोई फायदा नहीं है। गलत है।
हमेशा किसी भी राजनीतिक दल को देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ अपने को जोड़ करके देश बढ़ाने की बात करनी चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी आज विश्व के नेता इस नाते बने हुए हैं कि उन्होंने देश बढ़ाने की बात कही है और पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष यह मानते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो हिंदुस्तान को विकासशील देश से विकसित देश बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इस नाते वो नरेंद्र मोदी को मानते हैं। अब विपक्ष को यहाँ विपक्ष की ही राजनीति करनी है, भले ही उसको नियमानुसार विपक्ष की मान्यता न मिले, लेकिन करनी तो है। सर, नोटबंदी की आप बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं कि फैसला अच्छा था, जनता ने भी स्वीकृति दी। जब हम लोग जाते थे नोटबंदी पर पूछते थे तो जनता कहीं ना कहीं समर्थन करती थी इस चीज़ का। और फिर से वही मेरा एक सवाल है, तरलता तो बैंकों के पास आ गई, लेकिन वो चीज़ मार्केट में रिवाइव नहीं हो रही। सरकार पीपीपी मॉडल पे चल रही, तमाम चीज़ें, लेकिन पैसा सरकार लगाना नहीं चाहती। इतना पैसा आ गया है, वापस आ गया है जितने काले धन की बात करते थे। तो क्या कब तक ये माना जाए 2019 के पहले एक बार फिर बूम करेगा मार्केट? देखिए, मार्केट भी बूम करेगा और प्रधानमंत्री चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के पूर्व जब वो कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा 1 करोड़ रोजगार देंगे। एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने केवल एक मुद्रा लोन के अंतर्गत 3 करोड़ 96 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। 3 करोड़ 96 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। लोग नौकरी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भाई तुम रोजगार स्थापित करो, दूसरे को नौकरी देने का काम करो। वह इस तक तो सबको वो जमीनी स्तर से उठाने की बात करते हैं। अनुसूचित जाति अन्य को भी, इनको लोग अपना वोट मानते हैं, उनको वह वोट न मान करके उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, तुम भी हाथ मत पसारो, तुम अपना रोजगार स्थापित करो। पुरुष और महिला 1-1 करोड़ रुपया देकर के उनको रोजगार स्थापित करा रहे हैं। सोच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की सोच इतनी ये है कि अब इन लोगों के कहे का वो ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान इसी पर देते हैं कि कैसे देश की जनता की बहुबूदी हो, कैसे देश बढ़े। बिल्कुल। अब आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और ख़ास तौर से आप उस जगह से आते हैं जहां इस समय मौजूदा उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री दिया है। गोरखपुर की बात करते हैं। गोरखपुर एक तरफ है, बाकी प्रदेश के साथ वो सांसद रहे लंबे समय में गोरखपुर में, लेकिन वो समस्या बनी रही, जापानी इंसेफ्लाइटिस। दूसरी तरफ वो अयोध्या जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं और बड़ा मैसेज देते हैं। संदेश यही जा रहा है कि वो हिंदू एजेंडे पे, जो हिंदुत्व का एजेंडा है बीजेपी का, उसको बढ़ावा दे रहे हैं और उसके साथ वो विकास की कुछ चीज़ें लगा देते हैं, सौगातें भी दे देते हैं। तो अब क्या सरकार विकास और हिंदुत्व के एजेंडे को साथ लेकर चलना चाहती है? देखिए, मुख्यमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा, चाहे अयोध्या चाहे चित्रकूट, इन दोनों में, इनके उत्सवों में सरकार का पैसा नहीं लगा है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने, संतों ने, उन्होंने अपना पैसा लगाया है। हम जो पैसा दे रहे हैं वो विकास के लिए दे रहे हैं। अयोध्या का विकास हो ये कौन नहीं चाहेगा, चित्रकूट का विकास हो ये कौन नहीं चाहेगा। बुंदेलखंड पूरा ऐसी स्थिति में है जिस पर हमें प्रत्येक दिन विकास के लिए सोचना पड़ता है। तो अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं और दूसरे लोगों के हिंदुत्व का एजेंडा कहाँ है भाई? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम राम को नहीं मानेंगे तो मानेंगे किसको? हम कृष्ण को नहीं मानेंगे तो मानेंगे किसको? हम ओंकार नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? हर को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की छूट संविधान ने दिया है। हम कर रहे हैं तो कौन सी बुरी बात कर रहे हैं? अच्छा, जरा एक बात बता दीजिए, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी जो इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, वो जाकर के सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किए थे, तो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रहे थे। अरे हिंदू थे, इस नाते मंदिर का उद्घाटन करने के लिए चले गए। योगी तो शुरू से ही सब कुछ उसी में रमे हुए हैं भाई। तो अगर जाकर के वहाँ लेकिन वो वहाँ जा रहे हैं, विकास की बयार बहा रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जो आम आदमी है वो चाहता है वो अपना मकान बना ले। अब चबूतरा बनाने के लिए पैसा नहीं बचा, इतना बालू सीमेंट महंगा हो गया है, खनन ई टेंडरिंग की बात करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन आम आदमी की
पहुंच से एक चबूतरा, एक छत तक दूर हो गई है। और इस चीज पर अगर सरकार का ध्यान जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। 133 करोड़ आप दे देते हो, वो उसका बहुत बहुत स्वागत है, आप ऐसे विकास करिए हर क्षेत्र में, लेकिन इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की चीजें की हैं उससे कहीं ना कहीं आहत पहुंचा है आम जनता को। उस समय एक सरकारी टैक्स हुआ करता था और एक तहबाजारी टैक्स हुआ करता था। क्या जनता को इसकी जानकारी नहीं है? जनता को है, लेकिन जनता पर जनता को भी इसकी जानकारी है। तहबाजारी टैक्स हुआ था तो गुंडा टैक्स हुआ करता था। योगी जी के राज्य में यह तो नहीं है ना, एक टैक्स है। जैसे हम एक टैक्स, एक देश एक टैक्स की बात जीएसटी में कहे, वैसे उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने उसको ऑनलाइन कर दिया, छुपाया नहीं, ऑनलाइन कर दिया कि जिसको भी टेंडर भरना हो भाई करो ना, ऑनलाइन करो, हम कर दे रहे हैं। तो इस आधार पर लेकर के चले हैं। दूसरी जगह कमीशन के आधार पर चलता था, यहाँ खुली किताब की तरह है। नहीं, खुली किताब की तरह चल रहा है, लेकिन फायदा जनता को नहीं हो रहा। सवाल ये है, जब इस पर वो विचार करने लगे कि हम दोनों टैक्स जोड़ें तो यही टैक्स सस्ता है। आप टैक्स की बात फिर आ गए तो मैं एक जरूर चीज आपको बता दूं, जीएसटी अभी अगर आप सर्वे करवा लीजिए या अपने हिसाब से पता कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ने चैनलों पे खबर भी दिखाई है, तमाम ऐसे रिटेलर हैं छोटे बड़े जो जीएसटी के बगैर और जीएसटी के साथ पूछते सामान लेना है या नहीं लेना है। तो ऐसी भी चीज है, तमाम जगह ऐसा भी खेल चल रहा है कि एमआरपी पे जीएसटी ले रहे हैं। तो अभी जीएसटी में भी कई धांधलियां हैं सर। और बात रही बालू सीमेंट की, मैं कर रहा था तो मकान काफी दूर हो गया, तो कई चीजों को अभी समझना होगा सरकार को और उस पर काम करना होगा। आपको नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल करूँगा। इस हम तो पहले ही आपसे कह दिए हैं कि जैसे जैसे हमको ये लगता है कि नहीं हमें ये भी ठीक करना चाहिए, वो भी ठीक कर रहे हैं, ये भी ठीक करना चाहिए, वो भी ठीक कर रहे हैं। हर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कुछ ना कुछ हम परिवर्तन करते चले जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो वो वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके छूटें दी, पूरी व्यापारी वाह वाह कर रहे हैं। हाँ, इस बात को मैं भी कहना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल हर व्यापारी को व्यवस्थित होना पड़ेगा और एमआरपी पर कोई उलेगा। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उसमें हम बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, समझौता भी कर सकते हैं। उस पर किसी प्रकार का टैक्स किसी नहीं है। एमआरपी का मतलब है सभी प्रकार का टैक्स। अपराध नियंत्रण की बात की जाती थी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लेकर आपने परिवर्तन रथ यात्रा निकाली थी, और परिवर्तन रथ यात्रा का जब समापन हुआ था तो ये बात साफ हुई थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और गुंडा राज के खिलाफ लड़ाई होगी। आपके इस उत्तर प्रदेश सरकार में अभी भी कई ऐसे अधिकारी दागी हैं जो उच्च पद पर है, मलाई काट रहे हैं। दूसरी बात, आपके अपराध नियंत्रण पर सिर्फ एक काम हुआ है जो है एनकाउंटर। एनकाउंटर पर जरूर वर्कआउट हुआ है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो आंकड़े आ रहे हैं वो ज्यादा हैं, वो अभी भी आंकड़े पिछली सरकार के मुकाबले भी ज्यादा हैं। तो कई अभी घटनाएं हैं। आपको नहीं लगता अभी सरकार की जो उपलब्धि गिना रही है, सीना ठोक रही है, वो 2019 में चुनौती भी बन सकता है? सरकार सीना नहीं ठोक रही है, सरकार लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है। हमें सीना ठोकने की जरूरत नहीं है। हम वो विपक्ष का काम है कि वह निंदा करना। आंकड़े सर यही बता रहे हैं कि महिलाओं के अपराध बढ़े हैं। आंकड़े जो भी बता रहे हैं, अगर कोई होगा तो मुझे लगता है कि सरकार उसको ठीक करेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला जी, जिन्होंने हम लोगों को बताया, खासतौर से एक अपनी बात रखी कि किस तरीके से वो वॉरियर रहे अपने पूरे जीवन में, एक वॉरियर नहीं रहे, यानी वो लड़ाकू रहे, चिंतन में नहीं डूबे रहे कि सिर्फ चिंता करते रहें, और उनका सादा जीवन, सरल विचार और सरल रहन सहन का ढंग उनको आज इस उपलब्धि तक ले गया है। उनका मानना है कि अब उत्तर प्रदेश में 2019 में तमाम चीज़ों में बदलाव जिस तरीके से आए हैं, जो जनता है वो और भारी मतों से 2019 में बीजेपी को बढ़त देगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ है शिव प्रताप शुक्ला जी। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और नई शख्सियत से। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत।